आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों का। तो आज हम भाग 3 पे चर्चा करेंगे कि परीक्षा हेतु प्रभावी विधियां क्या है, जो इफेक्टिव टेक्निक्स है वो क्या है। तो अपना जो मूल टॉपिक था कि आखिर क्यों परीक्षा में असफल हो जाते हैं कुछ छात्र, तो उसका पहला भाग असफल छात्रों के जवाब हम पहले सुन चुके हैं, देख चुके हैं। इसका जिन्होंने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाएगा। दूसरा, असफलता के कारण और निवारण, इस पे अपने बाद में चर्चा करेंगे। तीसरा भाग है परीक्षा हेतु प्रभावी विधियां, और चौथा भाग है कार्य योजना। तो आज अपने परीक्षा हेतु जो प्रभावी विधियां हैं, जो इफेक्टिव टेक्निक्स है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार जानदार प्रेजेंटेशन। तो क्या है सफलता हेतु जो प्रभावी तकनीकें हैं वो क्या है, तो उसके जो विभिन्न चरण हैं जिन पे अपने चर्चा करेंगे। पहला, परीक्षा से पूर्व की क्या क्या गतिविधियां हमने करनी है। दूसरे चरण के अंदर हम देखेंगे परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण क्या तैयारियां करनी है। तीसरे चरण में देखेंगे परीक्षा के दिन हमें क्या तैयारियां करनी है। चौथे चरण के अंदर हम पढ़ेंगे, देखेंगे और याद करेंगे और समझेंगे परीक्षा कक्ष में रखने वाली क्या क्या सावधानियां हैं। पांचवें चरण के अंदर परीक्षा समाप्ति से कुछ समय पूर्व हमें क्या करना है, और अंतिम और छठे चरण में परीक्षा के बाद हमें क्या करना है। तो हम इन 6 चरणों पे सतत चर्चा करेंगे। तो यदि आपने @परम सर यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें, ताकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे अपने चर्चा करते रहेंगे, ताकि उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो पहला चरण, परीक्षा से पूर्व की गतिविधियां, इस पे अपने चर्चा करते हैं। तो इसके जो मुख्य बिंदु जो हमें करने हैं कि हमें पूर्णतः तैयार रहना है। ये परीक्षा से कुछ दिन पहले की तैयारियां हैं। तो हमें अपनी जो हमारी योग्यता है, जो हमारी क्षमता है, हमें उसके अनुसार जिस परीक्षा के अंदर बैठ रहे हैं हम, उसकी पूरी तैयारी करनी है। इसके अलावा हमारे जो पिछले सत्रों के अंदर, जो पिछले वर्षों के अंदर उस परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न पत्र आए, उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको भी अध्ययन करना है, उन पे इस समय अधिक ध्यान देना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल चुनिंदा प्रश्न याद करने हैं या कोई शॉर्टकट अपनाना है। इसका मतलब तो ये है कि परीक्षा का ट्रेंड कैसा चल रहा है, परीक्षा के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हमें उस परीक्षा के ट्रेंड का पता चल जाएगा, ताकि हम उस ट्रेंड के अनुसार अपनी जो परीक्षा है उसकी तैयारी कर सकें, उसके प्रश्नों की तैयारी कर सकें। दूसरा बिंदु, समुचित अभ्यास करें। तो समुचित अभ्यास के अंदर कि जो हमारा पेपर का पैटर्न है वो किस प्रकार का है, उसके अंदर बहुविकल्प के प्रश्न आते हैं, रिक्त स्थान के आते हैं, अति लघुरात्मक आते हैं, लघुरात्मक आते हैं, दीर्घ उत्तरीय आते हैं, निबंधात्मक आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। तो उस पर हमें चर्चा करनी है, यानी हमें उसका अभ्यास करना है। तो अगर अपने इस सारणी के अंदर देखें, तो वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान के 18 प्रश्न एक पेपर के अंदर दिए हुए हैं। अति लघुरात्मक के 12 प्रश्न हैं, लघुरात्मक के 13 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 है, निबंधात्मक 5 है। तो इस प्रकार हमें परीक्षा का पैटर्न पता होना चाहिए, उसका हमें समुचित अभ्यास करना है और अच्छा अभ्यास करना है। अब क्या करना है कि जैसे मान लो निबंधात्मक प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो हमें उसके समय के अकॉर्डिंग कि कितना समय उसको मिलेगा निबंधात्मक को, उस समय के अकॉर्डिंग हमें लिखने का अभ्यास करना है, ताकि हम उसको समय के अंदर निर्धारित पूरा कर सकें। जो ग्राफ पेपर है, नक्शा है, उसको उसका भी अभ्यास करना है, ताकि हम जो ग्राफ है या नक्शे हैं उनको अच्छी तरह तैयारी कर लें, उसको समय पर भर सकें। इसके अलावा गणना का अभ्यास हमें विशेष तौर पे करना है, क्योंकि परीक्षाओं के अंदर कैलकुलेटर जो है वो अलाउ नहीं होता। तो हम जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रश्न है या कोई गणित का प्रश्न है, जो विज्ञान का ऐसा प्रश्न है जिसके अंदर गणना के लिए हमें कंप्यूटर या कैलकुलेटर की आवश्यकता हो, तो हमें उसका प्रयोग नहीं करना, क्योंकि परीक्षा में अगर अलाउ नहीं है तो हमें जो गणना है वो अपने हाथ से ही अपने कैलकुलेशन उसकी करनी है। तो समुचित अभ्यास के अंदर जो ब्लूप्रिंट है उसका हमें पता होना चाहिए
कि किस पाठ में से कितने प्रश्न आएंगे, उसमें से वस्तुनिष्ठ कितने आएंगे, कितने नंबर का होगा। तो ये ब्लूप्रिंट जो है वो हमें बिल्कुल अच्छी तरह पता होना चाहिए, उसका भी हमें पूरा अभ्यास करना है, ताकि हमें पता चल सके कि किस पाठ के अंदर बड़े निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, किसके अंदर अथवा वाले प्रश्न आएंगे। तो ये समुचित अभ्यास जो है ये हमारा परीक्षा से कुछ दिन पूर्व हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो हमें रिवीजन हेतु टाइम टेबल बनाना है, कि हमने जो पूरे वर्ष के अंदर या पूरे समय के अंदर जो तैयारी की है तो उसको रिवीजन कर सकें। उसके लिए आवश्यक है रिवीजन। क्यों? क्योंकि यदि हम एक अच्छे अंक लेना चाहते हैं, एक अच्छी पोजीशन लेना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पुनरावृत्ति जो है वो आदत बड़ी अच्छे तरीके से डालनी है। इसके अलावा ये जो रिवीजन का काम है ये परीक्षा से कुछ दिन पूर्व हमें कर लेना है, ताकि जो पूरी किताब है, जो पूरा विषय है, जो पूरी सामग्री है, हम वो हमारी आंखों के बीच में से निकल जाए। और जो नोट्स है, हमने जो विषय वस्तु तैयार की है, जिस विषय का हमने स्टडी किया है, जिस पेपर का हमने तैयारी करनी है, उसके नोट्स बनाने हैं। और उसके नोट्स जो है वो बिल्कुल सरल होने चाहिए। नोट्स जो है इस प्रकार हो कि संक्षिप्त हो और सरल रूप में हो। ये नहीं है कि हम उसके अंदर निबंधात्मक ऐसे टाइप पूरा उसमें लिखते जाए। शॉर्ट के अंदर हो, स्वीट हो, सिंपल हो। और जो नोट्स बनाए उसको हम हेडिंग के साथ, सब हेडिंग के साथ पॉइंट वार बनाकर हम उसको लिख सकते हैं, बिंदुवार बनाकर उसको तैयार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, याद करने हेतु कोई अपना एक्रोनिम तैयार कर सकते हैं, कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा वाक्य तैयार कर सकते हैं ताकि हमें वो याद रहे। उदाहरण के लिए अपने बात करें कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य क्या है, तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य याद करने के लिए हम एक एक्रोनिम तैयार कर सकते हैं, सीपी रेड। सीपी रेड, सीपी रेड। तो देखेंगे, सी का मतलब है कंजप्शन, कंज्यूम, उपभोग करना। पी का मतलब है प्रोडक्शन, उत्पादन। आर का मतलब रिवेन्यू, राजस्व। ई का मतलब एक्सचेंज, विनिमय। और डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। तो इस प्रकार हम अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य जो हैं वो सीपी रेड के एक एक्रोनिम के साथ याद कर सकते हैं, कि अर्थव्यवस्था के अंदर मुख्यतः उपभोग की बात होती है, उत्पादन की बात होती है, राजस्व की बात होती है, विनिमय की बात होती है और वितरण की बात होती है। पांचवा जो नेक्स्ट बिंदु है कि किसी भी प्रश्न को पूछने से हिचकिचाना नहीं है। देखिए, इसमें होता क्या है कि अक्सर बहुत सारे छात्र जो हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैंने पूछ लिया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। वो बोलने से, पूछने से, गलती करने से डरते हैं कि कहीं मैं गलत उत्तर नहीं बोल लूं, गलत प्रश्न नहीं पूछ लूं। उनके पास जो उपयुक्त या पर्याप्त शब्दावली जो होती है उसका भी अभाव होता है। इसके कारण भी वो ज्यादातर सवाल नहीं पूछते। या कुछ का शर्मीला स्वभाव होता है, कुछ को घबराहट महसूस होती है, कुछ को ऐसे लगता है कि जो अन्य छात्र है वो समझेंगे या इसको तो कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसा मन के अंदर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं लेना है। आपको पूछना है, आपको पूछना है। आपको किसी भी विषय की कोई भी वस्तु, विषय वस्तु समझ नहीं आ रही, कोई प्रश्न समझ नहीं आ रहा, कोई उत्तर समझ नहीं आ रहा, कोई शब्द समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप आगे आ सकते हैं। आप अपने मित्रों के साथ चर्चा करके उस विषय को, वस्तु को या उस प्रश्न को, उस उत्तर को क्लैरिफाई कर सकते हैं। आप अपने अध्यापक की सहायता ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं रखनी है। तो एजिटेशन किसी प्रकार की आपको नहीं रखनी है। तो देखिए, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एजिटेशन, कि जो एक पुत्र पूछ रहा है दूसरे से कि जो हेजिटेशन है, जो हिचकिचाहट है, इसका अपोजिट क्या है। तो इसका अपोजिट दूसरा उसका जवाब देता है कि सर्टेनिटी, कॉन्फिडेंस, ईगरनेस, फेथ, सरनेस, बिलीफ, गो। तो विलिंगनेस, परसिस्टेंस। यानी अगर आप हेजिटेशन निकाल दोगे तो आप निश्चित तौर पे जो सफलता है, जो काबिल बनने की जो आपका रास्ता है, जो आपका अच्छे मार्क्स लेने का है, उसके अंदर आप और पहुंच जाओगे। नेक्स्ट जो बिंदु है कि अंतिम समय में रिवीजन करने से दूर रहें। अंतिम समय का मतलब जो परीक्षा से कुछ दिन, कुछ समय पहले की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेने का, आपको शांत रहने का है। शांत रह के थोड़ी देर टहल ले। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज अच्छी तरह से याद नहीं हो रही लास्ट टाइम के अंदर, कॉफी पी सकते हैं आप। अपने दिमाग से पढ़ाई को एकदम बिल्कुल हटा दीजिए। अपनी जो बैटरी है उसको चार्ज कीजिए, यानी अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए, अपने अंदर एनर्जी पैदा कीजिए। और
अंतिम क्षणों के अंदर, अंतिम समय के अंदर अपने दूसरे दोस्तों से पूछे मत कि उसने कितना याद कर लिया। इससे क्या होगा कि वो बताएंगे मैंने तो ये याद कर लिया, मैंने वो याद कर लिया, मैंने फलां याद कर लिया, या कोई ऐसा प्रश्न बताएंगे तो आपके मन के अंदर अरे रे रे मेरा तो ये रह गया, एक टेंशन पैदा होगी, तनाव पैदा होगा। तो इसलिए जितना आपने याद कर लिया बढ़िया है। और फोन जो है, लैपटॉप जो है, इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं उनसे आप दूर हो जाएं, उनसे आप किनारा कर लें। तो जो आपने रिवीजन किया है उसको अच्छे तरीके से पुनरावृत्ति कर लें। इसके अलावा अच्छी नींद लेना और हल्का भोजन करना ये भी अति आवश्यक है। यानी जो परीक्षा है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, ठीक है। प्रेशर नहीं बनाए, बोझ नहीं बनाए। तो देखिए आपने परीक्षा की तैयारी है तो पूरा समय दिया, 6 महीने, साल दिया है। तो अब आपको जो परीक्षा देने जाना है वो बिल्कुल सामान्य होकर, नॉर्मल मूड के अंदर आपको परीक्षा देने जाना है, पूर्ण ताजगी के साथ और तनाव के रहित, यानी बिना तनाव के, टेंशन फ्री होकर आपको परीक्षा देने जाना है। पूरी नींद क्यों, यदि आप पूरी नींद और हल्का खाना खाओगे तो ये दोनों ही परीक्षा के लिए अति आवश्यक हैं। तो कई छात्र क्या करते हैं, जिस दिन पेपर होता है उसकी पूरी रात पहले वाली पढ़ते रहते हैं, सारी रात नींद नहीं आती, फिर उसका पेपर अच्छा नहीं होता। खाना ठूस ठूस के खा लेते हैं तो वो भी गलत है। तो इसलिए नींद लेना भी अनिवार्य है, अच्छा है, और हल्का खाना खाएं ताकि आप रिलैक्स रहें। तो चरण 2 की बात करें, शिक्षा हेतु अन्य महत्वपूर्ण तैयारियां जो हमें करनी है वो इस प्रकार की हैं। देखिएगा कि पूरी परीक्षा का समय सारणी, यानी टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए कि परीक्षा का जो टाइम टेबल है वो क्या है, परीक्षा की तिथि कब है, उस दिन क्या बार है, ये सारा का सारा हमें पता होना चाहिए। परीक्षा में कुल कितना समय हमें मिलेगा, 2 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे, 3.25 घंटे मिलेंगे, कितना समय मिलेगा ये हमें पूरा पता हो। कितने बजे प्रारंभ होगी, कितने बजे परीक्षा समाप्त होगी, ये। इसके अलावा जो प्रवेश पत्र है, रोल नंबर है, अगर आधार कार्ड की जरूरत है, वो सारा इत्यादि पहले ही आप संभाल कर रख लें, उसको अच्छे तरीके से संभाल कर रख लें, ताकि मौके पर कहीं ये ना हो भी आप प्रवेश पत्र या आपका रोल नंबर है, आधार कार्ड है, वो ढूंढते रहे। इसके अलावा जो भी सामग्री है, पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, स्केल है, पानी की बोतल है, रुमाल है, या कोविड-19 आने के कारण जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उसको एक दिन पहले ही निकाल के रख लें और सुरक्षित जगह पे रख लें। यानी परीक्षा केंद्र पर जो है आपको समय पर पहुंचना है, ये भी ख्याल रखना है। और परीक्षा देने हेतु आप किस वाहन से जाएंगे, पैदल जाएंगे, मोटरसाइकिल पे जाएंगे, कार पे जाएंगे, स्कूटर पे जाएंगे, उसको एक दिन पहले ही उसके टायरों में हवा चेक करवा लें, उसके अंदर पेट्रोल डीजल जो भी है डलवा के रखें, उसको सरसरी एक मिस्त्री से एक चेकअप करवा लें, ताकि कहीं ऐसा ना हो जब आप परीक्षा देने जाएं तो उसके अंदर कोई दिक्कत आ जाए। तो ये सारा काम आप पहले ही करके रख लें। अब परीक्षा के दिन क्या करना है आपको, याद रखें दोस्तों, मित्रों, छात्रों, याद रखें, सकारात्मक सोच रखनी है, पॉजिटिव सोच रखनी है। आपको अच्छी सोच के साथ परीक्षा देने जाना है, खूब उत्साह पूर्वक परीक्षा देने जाना है। यानी ऐसे समझना है कि मुझे टॉप ही करना है और मैं टॉप आऊंगा, और परीक्षा केंद्र पे जल्दी जाना है। इसके अलावा जो आपने सामान अलग से निकाल के रखा था परीक्षा के लिए, जो चित्र बनाने के लिए, या रोल नंबर है, या आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, जो भी आपको सामान आवश्यक है उसको साथ ले जाना नहीं भूलना है आपको। परीक्षा केंद्र कौन सा है, कहाँ पर स्थित है, और आपका जो रोल नंबर है वो किस कक्ष में है, ये भी आपको पहले ही पता होना चाहिए। तो ये भी याद रखना है, उस दिन वहीं संबंधित परीक्षा केंद्र पे पहुंचना है। कमरे का भी आपको पता होना चाहिए, पता कर ले पहले ही, ताकि आप जिस कक्ष में आपका रोल नंबर है उसको ढूंढने में आपका समय खराब नहीं हो। इसके अलावा परीक्षा के दिन अपनी स्वयं की तलाशी भी ले लेना कि कहीं मेरी जेब के अंदर कोई खाली कागज या कोई याद करने के लिए कोई ऐसी चीज तो नहीं रह गई है, ताकि जो कि एक नकल का काम करे। और सबसे बड़ी बात, जो आपको नहीं आता उससे परेशान नहीं, जो आपको अब नहीं आता उससे परेशान नहीं हो। कैसे, प्रश्न पूछने वाले छात्रों से दूर रहें। अब जब आप परीक्षा के दिन अपने कई छात्र से मिलेंगे, तो ये याद कर दिया क्या,
आपको लगेगा हर ये तो मैंने याद ही नहीं किया, और आप टेंशन में आ जाएंगे। तो इसलिए ऐसे छात्रों से दूर ही रहे, जो आपसे पूछे कि ये प्रश्न कर लिया, या कुछ आपको तंग करने के लिए कह सकते हैं कि आपने ये सवाल याद कर लिया, ये प्रश्न आपने याद नहीं किया क्या। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना भी आपने याद किया है वो अच्छा है, क्योंकि केवल शैक्षणिक विषयों की तैयारी के आधार पर परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। केवल आप शैक्षणिक विषय ही तैयार कर लें, इसके आधार पे आप परीक्षा में कामयाब नहीं हो सकते। इसके लिए जो परीक्षा स्थल पर है, जो आपका केंद्र है परीक्षा केंद्र, उस पर पूरी तैयारी के साथ और समय पर पहुंचना, तत्परता के साथ पहुंचना, धैर्यपूर्वक प्रश्नों के उत्तर देना, और स्वयं को पूर्णतया स्वस्थ और व्यवस्थित रखना, ये भी अति आवश्यक है। मेरे छात्रों, कि शैक्षणिक विषयों की तैयारी के साथ साथ आपको अपने आप को तंदुरुस्त भी रखना है, अपने आप को व्यवस्थित भी रखना है, अपने आप को समय का भी ध्यान रखना है, आपको समुचित अभ्यास का भी ध्यान रखना है, आपको पुनरावृत्ति का भी ध्यान रखना है। ये सारे काम करने हैं और सही लेखन भी करना है। तो समझिएगा कि परीक्षा के जो अंक है वो इस आधार पर दिए जाते हैं कि आपने प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया, इस आधार पे नहीं कि आपको कितना याद है या आपने कितनी मेहनत की है। तो वो कोई मायने नहीं रखेगा, आपने प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दिए। तो ये जो वातावरण जो निर्माण जिसको बोलते हैं, अपने 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 अंदर आसपास जो वातावरण है, बहुत ही स्वच्छ रखना है, बहुत ही व्यवस्थित रखना है। और कई छात्र जो है परीक्षा हॉल में जाने से पूर्व भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। तो डोंट पैनिक। आपको जो नहीं आता उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। नो मैटर व्हाट हैपन, स्टे कॉम एंड ऑल विल बी बेटर। शांत रहें, अपने आप को शांत रखें, सब कुछ बेहतर होगा। तो थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, 1000 आविष्कार किए, वो कहते हैं, टुमारो इज माई एग्जाम, व्हाट आई डोंट केयर। आज मेरी परीक्षा है, लेकिन मैं परवाह नहीं करता, बिकॉज क्योंकि ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। एक कागज का सिंगल पेज मेरी जिंदगी का, मेरा भविष्य उसको तय नहीं करता है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको, क्योंकि इस बात को आपको याद रखना है, आपको पैनिक होने की जरूरत है नहीं है। चौथे चरण की बात करें कि परीक्षा कक्ष के अंदर हमें क्या सावधानियां रखनी है। देखिए, सबसे पहले हमें जिस सीट पर बैठना है, जो सीट हमें परीक्षा केंद्र पर अलॉट की गई है, जो मेज कुर्सी हमें दिया गया है, उसकी जांच करनी है। जांच ये करनी है कि कहीं वो मेज हिलता जुलता तो नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं है, कहीं उसके कोई कील तो ऐसी नहीं है जो कि आपको बीच में डिस्टर्ब करे। इसके अलावा आपने आसपास देख लेना है कि कहीं कोई कागज का टुकड़ा तो नहीं पड़ा आपके मेज के आसपास। तो उस जो सीट आपको दी गई है, उस नामांक वाली सीट को, मेज कुर्सी को आसपास उसके पूरी तरह से जांच कर लें, ताकि आप अच्छे तरीके से बिना किसी डिस्टरबेंस के पेपर को कर सकें। अब जब आपको सबसे पहले उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, अब उत्तर पुस्तिका जब दी जाएगी तो उसको क्या करना है। सबसे पहले आपने जो कॉलम है, जो पूर्तियां करनी है, जो नामांक है, जो जैसा भी उसमें पूछा गया है, अंकों में, शब्दों में, इन फिगर्स, इन वर्ड्स, मीडियम जो है, विषय है, परीक्षा का दिन क्या है, दिनांक क्या है, इन पूर्तियों को आपने साफ और स्पष्ट अक्षरों में लिखना है। धीरे धीरे पूरा करें इसको, और ज्यादा कटिंग नहीं करें, ज्यादा कटिंग नहीं करें, और खाली कॉलम कोई भी नहीं छोड़े। और इसके अलावा जो पुस्तक के, जो उत्तर पुस्तिका है, उसमें जो निर्देश दिए गए हैं, उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अगर कोई चीज कॉलम भरने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप जो वीक्षक हैं, जो परीक्षक हैं उस कमरे में, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो निर्देश जरूर पढ़े और कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़े। और उसके बाद आपको प्रश्न पत्र दिया जाता है। जब घंटी लगती है परीक्षा स्टार्ट की, तो उसमें जो प्रश्न पत्र है उसका पूरा परिचय, पूरा परिचय का मतलब है कि जो उसमें दिया है उसको ध्यान से पढ़ना है।
उस पेपर के अंदर पहली बात आपको रोल नंबर के सिवाय और कहीं कुछ नहीं लिखना, और कहीं कुछ भी नहीं लिखना है। डोंट राइट एनीवेयर हियर। यानी ये पेपर के, कई बोर्ड के पेपर ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ये लिखा भी होता है, तो आपको पेपर के ऊपर किसी प्रश्न के या एबेसे के ऊपर गुड नहीं लगाना है। हाँ, आपने जो प्रश्न कर लिया उस पर आप गुड लगा सकते हैं, यार के लिए ये प्रश्न मैंने कर लिया। इसके अलावा किसी एबेसे पे गुड नहीं लगाना। कोई रिक्तस्थान है तो उसको नहीं भरना। किसी का, किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं लिखना है। यानी सिवाय रोल नंबर के आपको पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं करना है। पेपर के अंदर जो निर्देश है वो पढ़ने हैं, कितने प्रश्न दिए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। अब पेपर के अंदर जैसे इसमें 30 सवाल दिए हैं, तो आपको पेपर को सभी को पलट के देखना है, जब उसको खोलना है कि उसके अंदर सभी पेपर जो 30 के 30 प्रश्न प्रिंट है या नहीं है। अगर उसमें कोई प्रिंट नहीं है तो वो आप अपने वीक्षक से, प्रशिक्षक से, इन्विजिलेटर से आप उसके बारे में डिस्कस कर लीजिएगा। पेपर कटा फटा नहीं होना चाहिए। आपकी उत्तर पुस्तिका भी चेक कर लीजिए, उत्तर पुस्तिका भी आपकी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। उसको भी रोल नंबर लिखने से पहले पूरा आप चेक कर लीजिएगा। निर्देश पढ़ लीजिएगा, पेपर के ऊपर भी जो निर्देश है वो पढ़ लीजिएगा। अब उत्तर पुस्तिका में क्या लिखे, कैसे लिखे, क्यों लिखे। सबसे पहले जो उत्तर पुस्तिका है उसमें प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रश्न का क्रमांक लिख दीजिए। जैसे आपने प्रश्न 5 किया तो प्रश्न संख्या 5, उसके नीचे उत्तर 5। यानी आपको, अगर आप प्रश्न लिखने बैठ जाओगे तो आपका समय बहुत जाया हो सकता है। तो इसलिए आप केवल प्रश्न का क्रमांक लिख दीजिए और उसके नीचे उस उत्तर का क्रमांक लिख दीजिएगा। कोई भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना, सभी के सभी प्रश्न आपको पूरे करने हैं। और सबसे पहले जो है क्या करें, आसान जो लगता है आपको प्रश्न, जो आपको लगते हैं भी ये सवाल आसान है, ये क्वेश्चन आसान है, आप उनसे प्रारंभ कर दीजिएगा, उनका उत्तर लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो जब आप आसान प्रश्नों को लिख दोगे तो क्या होगा, आसान प्रश्नों को लिखने पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके अंदर एक स्फूर्ति और पैदा होगी, आपके अंदर एक जागृति पैदा होगी। तो जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपका पेपर बिल्कुल निश्चित तौर पे अच्छा जाएगा। आप वह सब कुछ न लिखे जो आप जानते हैं। यानी जो प्रश्न में पूछा गया है वो ही लिखना है। यानी ये नहीं है कि आप, मुझे तो इस प्रश्न के बारे में पूछा और उसके ऊपर ज्यादा भी आप लिख रहे हैं, और संगत बात लिखनी है जो उस प्रश्न से संबंधित है, रिलेटेड है, केवल वही बात लिखें, ज्यादा नहीं लिखें। और जो चित्र बनाने हैं आपने उस पेपर के अंदर, जो प्रश्न दिए हैं चित्रों के लिए, तो जो चित्र है वो आपके स्पष्ट होने चाहिए। उसके अंदर जो आपने चित्रों का विवरण लिखना है वो स्पष्ट होना चाहिए। तो इनको, इन सब बातों का आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब इसके अलावा जब प्रश्न को हल करते समय है, समय सीमा का बहुत ध्यान रखना है। ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, अगर आपने ब्लूप्रिंट को अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया है कि प्रश्नों को, रेख प्रश्न के लिए निर्धारित समय दिया है। जैसे ये एक राजस्थान बोर्ड का पेपर है, तो इसमें वस्तुनिष्ठ जो है, वस्तुनिष्ठ के 18 प्रश्न आएंगे, उनके लिए 30 मिनट का समय दिया है। अति लघुरात्मक के लिए 20 मिनट का समय दिया है, 12 प्रश्न आएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 प्रश्नों के लिए 20 मिनट, एक प्रश्न के लिए जो है 1.5 मिनट का समय दिया है। इसी प्रकार निबंधात्मक के 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न के लिए 65 मिनट का समय दिया है। तो आपको अंदाजा होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस प्रश्न के उत्तर जो है कितने मिनट के अंदर हमें पूरा करना है। इसी प्रकार जब आपने एक प्रश्न लिख लिया, अगला प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों प्रश्नों के बीच में थोड़ी सी जगह, एक दो लाइनों की जगह छोड़ दें, ताकि अगर मान लो कोई बाद में आपको अच्छी बात उस प्रश्न से संबंधित याद आती है तो आप उसको उस प्रश्न के साथ लिख सकें। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है कि प्रश्न कितने शब्दों का है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब ये एक पैराग्राफ है, इसमें लिखा है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स ऑन द गिवन विजुअल एड। यानी एक चित्र दिया है, उस चित्र को देख के आपने इस एक पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर 75 शब्द होने चाहिए। तो 75 शब्द, ऐसा नहीं हो कि हम
उसको 60 शब्दों में खत्म कर दें, या उसके लिए 100 शब्द लिखें। कम लिखेंगे तो भी, अगर ज्यादा लिखेंगे तो हमारा समय खराब होगा। तो टू दी पॉइंट, यानी चित्र शब्द। और देखिएगा कि पेपर के अंदर लघुरात्मक शब्द प्रश्न पूछे गए, तो उन लघुरात्मक प्रश्नों के लिए शब्द सीमा जो लगभग 50 शब्द है, दीर्घ उत्तरीय के लिए 100 शब्द है, और जो निबंधात्मक प्रश्न है उसके लिए 250 शब्द की एक सीमा तय की गई है। तो आपको जो शब्द यूज करने हैं वो इतने छोटे भी नहीं हो। मान लो 2 लाइनों के अंदर आपके पूरे आ रहे हैं 50-20 शब्द, तो आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटे छोटे शब्द लिखें, कि आपको 2 लाइनों में ही 50 शब्द लिखने हैं, तो आप 50 की जगह 100 शब्द लिख दो। तो शब्द सीमा का और शब्दों के आकार का, इसका भी आपने विशेष ध्यान रखना है। 5वां चरण, जब परीक्षा समाप्त होने से कुछ समय पहले क्या करना है आपको, प्रश्न पत्र हल करने के बाद जहां भी आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाए उसमें समाप्त लिखना है, और जितने भी पेज उसके बाद खाली बचते हैं उन पे तिरछी लाइनें खींच दीजिएगा, या उन पे कांटा लगा दीजिएगा, ताकि उसका मिस यूज नहीं हो सके। अगर आपने पेपर के दौरान पेन बदला है, तो वहां जो भी परीक्षक है, वीक्षक है, इन्विजिलेटर है, उससे कह के वहां जहां आपने पेन बदला है मोहर लगवा ले। इसके साथ साथ अगर आपने ग्राफ जो या नक्शा है वो लिए है, तो उनको कॉपी के बीच में वहां बांधे जहां उनका प्रश्न आपने लिखा है। समय का सदुपयोग करें। अगर मान लो कोई थोड़ा बहुत किसी प्रश्न में आपने छूट गया है, तो जो बचा हुआ समय है अगर आपके पास, तो उसका आप सदुपयोग कर सकते हो। उत्तरों को सरसरी निगाह से जांच कर लें। जितने भी आपने प्रश्न लिखे हैं उनको हल्की सी एक सरसरी निगाह से निकाल लें, ताकि इसके अंदर आपको लगे कि कहीं कहीं कोई शब्द गलत है या मिस हो गया, या ठीक करने वाला उसको आप ठीक कर सकें। इसके अलावा जो परीक्षा भवन है वो शीघ्रता से नहीं छोड़े भाई। यानी उसके अंदर जब तक इन्विजिलेटर, जो परीक्षक है, जो वीक्षक है, वो आपसे कॉपी नहीं ले ले और आपको जाने के लिए नहीं गए, उस समय तक आप शांति से बैठे रहे, और जाते वक्त अपना पूरा जो मेज कुर्सी चेक कर ले, और अपना जितनी भी जो सामग्री आप साथ लाए थे वो कहीं ऐसा ना हो कि वह परीक्षा हाल में भूल जाए। जो आपका रोल नंबर है या जो भी पेन पेंसिल रबड़ जो भी है, उस सामग्री को साथ ले लें। और अंतिम और छठा चरण, जब परीक्षा समाप्त हो जाती है तो उस समय आपको क्या करना है। अक्सर हम क्या करते हैं कि परीक्षा समाप्ति के बाद बाहर निकलते ही अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ उस प्रश्न के पेपर के प्रश्न मिलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करें। अगर आपका अगले दिन या दूसरे या तीसरे दिन पेपर है, तो आप ऐसा न करें। मेरा सुझाव है। इससे क्या होगा कि जब हम कई बार प्रश्न मिलाते हैं तो हमारा उत्तर गलत निकल जाता है, तो हमें टेंशन हो जाती है, और हमारे जो आने वाले पेपर होते हैं उसमें उसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो इससे क्या होगा, एक तो समय नष्ट होगा, जब हम मिलाएंगे टेंशन होगी, टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए कोशिश करें, अगर हमारे अगले दिन, तीसरे दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन कोई पेपर है, तो प्रश्नों को मिलाने का जो है वार्तालाप जो है एक दूसरे से, किसका क्या उत्तर था, इसका क्या है, इसको नहीं करें। क्यों? क्योंकि जो गलती होगी, मान लो आपने कोई प्रश्न गलत लिख दिया, अब वो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले जो पेपर हैं उन पे उसका असर पड़ सकता है। तो इसलिए डोंट बी पैनिक, बिल्कुल परेशान नहीं हो, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। तो एक बार एक नजर मार लेते हैं। रीड ऑल क्वेश्चन केयरफुली, सभी प्रश्नों को सावधानी से पढ़ें। और अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब लिंक है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आने वाले बहुत सारे विषयों पे अपने वीडियो तैयार करेंगे, उन पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर आपका भी कोई ऐसा विषय है जिस पे आप एक वीडियो या एक प्रेजेंटेशन या एक आप जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं, तो आपको उस संबंधित विषय पर मिल जाएगा मैटर्स। गुड हैंड राइटिंग, आपका जो लेखन है वो स्पष्ट होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ताकि दिखे। स्ट्रक्चर योर आंसर, आपका जो आंसर है जो वो बिल्कुल इस प्रकार नपे तुले शब्दों के अंदर, सीमित भाषा के अंदर होने चाहिए। रिव्यू योर आंसर थ्रोली, तो जो भी आपने उत्तर लिखे हैं उनको आप रिव्यू कर लिए लास्ट के अंदर। यूज सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करें, सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप लिखें। डोंट राइट एवरीथिंग यू नो, यानी आप जो जानते हैं वो मत लिखें, जो प्रश्न में पूछा गया है वही लिखें, वही लिखें। चूज क्वेश्चन वाइजली, जो भी प्रश्न आप पहले करते हैं उनको बुद्धिमत्ता से चूज करें, सिलेक्ट करें। कहीं ऐसा ना हो आपको लगे सरल है
और प्रश्न आपने सरल चूज कर लिया, लेकिन जब उसकी कैलकुलेशन लगे तो वो हार्ड लगने लगा। तो प्रश्न जो है वो बढ़िया तरीके से सिलेक्ट करें, और मेन बात, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, जितने भी प्रश्न दिए हैं उन सभी को सिलेक्ट करें। जय छात्रों, हम सभी शिक्षा के तनाव से गुजरते हैं, हम सभी गुजरते हैं, इसलिए आप ये महसूस करें नहीं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सभी हैं, सभी हैं। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और जानता हूं निश्चित तौर पे आप काबिल बनेंगे और कामयाब होंगे। मुझे आप पर पूर्णतः विश्वास है। तो प्रत्येक संडे हम एक नए टॉपिक के साथ